नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ एट 10। मैं हूं मुकुल शर्मा। क्या कुछ खास अभी तक हुआ है देश और दुनिया में बताएंगे आपको, और इसके लिए आइए सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों यानी हेडलाइंस पर। एशियाई खेलों में आज छठे दिन भारत के खाते में आए 2 गोल्ड और 3 सिल्वर मेडल। 10 मीटर एयर पिस्टल में पलक और स्वर्ण और ईशा को रजत। वहीं ऐश्वर्या स्वप्निल अखिल की तिगड़ी ने विश्व रिकॉर्ड के साथ 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन टीम इवेंट में स्वर्ण पर लगाया निशाना। टेनिस में भी भारत का एशियाई खेलों में दिखा जलवा। पुरुष युगल में रामनाथन और साकेत की जोड़ी ने जीता रजत पदक। महिला निशानेबाजी में भी ईशा पलक दिव्या की तिगड़ी को मिला रजत। भारत के खाते में अब कुल 30 पदक। प्रधानमंत्री ने विजयी खिलाड़ियों को दी बधाई। कावेरी जल विवाद पर बेंगलुरु में हिरासत में लिए गए कई प्रदर्शनकारी। कर्नाटक बंद के कारण आज स्कूल कॉलेजों में छुट्टी, लेकिन आपात सेवाएं चालू। बंद के समर्थन में उतरी भाजपा और जेडीएस समेत कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के नेतृत्व में चुनाव आयोग का दल आज से 3 दिन के राजस्थान दौरे पर आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों की करेगा समीक्षा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अमेरिकी समकक्ष एंटनी ब्लिंकन से वॉशिंगटन में की मुलाकात। वैश्विक महत्व समेत कई व्यापक मुद्दों पर की चर्चा। 2+2 बैठक की तैयारी शुरू। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज एक दिन के बिहार दौरे पर नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षकों और छात्रों के साथ करेंगे संवाद। और आइए सबसे पहले बात करते हैं 19वें एशियाई खेलों की। खासतौर से आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर भी हमें मिल रही। एशियाई खेलों में भारत का दबदबा देखने को मिल रहा है। जी हां, लगातार जो पदक तालिका है उसमें इजाफा होता नजर आ रहा है। एशियाई खेल में भारत का दमदार प्रदर्शन फिलहाल अभी तक नजर आ रहा है। आज दिन की शुरुआत की भी अगर बात की जाए तो स्वर्ण पदक के साथ ये शुरुआत आज हुई है। भारत की तमाम खिलाड़ी जो कि यहाँ पहुंचे हैं, भारतीय निशानेबाजों का दबदबा जो है वो अलग से ही देखने को मिल रहा है। कई पदक जो हैं वो निशानेबाजी में हमने हासिल किए हैं। 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन टीम इवेंट में स्वर्ण पदक हासिल किया गया है। 10 मीटर एयर पिस्टल में की अगर बात की जाए तो इसमें पलक को स्वर्ण पदक यहां मिला है। और साथ ही 50 मीटर राइफल इवेंट में ऐश्वर्या स्वप्निल अखिल की तिगड़ी का भी कमाल नजर आया। आपको बता दें 10 मीटर एयर पिस्टल टीम स्पर्धा में रजत पदक भारतीय टीम ने जीता है। वहीं पुरुष युगल टेनिस की अगर बात की जाए तो रामनाथन साकेत को सिल्वर मेडल यहां उन्होंने हासिल किया है। और उसी वजह से भारत के खाते की अगर हम बात करें तो अब तक 30 मेडल जो है, पदक तालिका जो है उसमें नजर डालें तो 30 मेडल अब तक आ चुके हैं। और आने वाले समय में अगर देखा जाए, क्योंकि अभी भी कई प्रतियोगिताएं चल रही हैं और उम्मीद यही कि आज 30 से अधिक जो पदक हैं वो पदक तालिका में नजर आएंगे। शुरुआती अगर आज के दिन की बात की जाए तो स्वर्ण पदक के साथ ये शुरुआत हुई है और उसमें भी निशानेबाजों की अगर हम खासतौर से बात करें तो उनका दबदबा नजर आ रहा है। इवेंट की अगर जानकारी दें आपको, 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन टीम इवेंट में स्वर्ण पदक देखिए हासिल किया है। साथ ही 10 मीटर एयर पिस्टल में पलक ने स्वर्ण पदक जीता, स्वर्ण पर निशाना लगाया। और साथ ही 50 मीटर राइफल इवेंट में ऐश्वर्या स्वप्निल अखिल की तिगड़ी ने भी कमाल कर दिखाया है। आपको बता दें 10 मीटर एयर पिस्टल टीम में स्पर्धा में रजत पदक यहां जीता है भारतीय टीम ने। वहीं पुरुष युगल टेनिस में रामनाथन साकेत को सिल्वर मेडल यहां मिला है, यानी निशानेबाजी के साथ साथ टेनिस में भी। और अभी तक इन पदकों को अगर देखा जाए तो अब तक 30 मेडल यहां भारत के खाते में आ चुके हैं। एशियाई खेलों में अब तक एक बेहतरीन प्रदर्शन नजर आ रहा है भारतीय खिलाड़ियों का। और आज के दिन की शुरुआत आपको बता रहे हैं, स्वर्णिम शुरुआत जो है वो ही स्वर्ण पदक जो है वो नया जुड़ा भारतीय पदक तालिका में, और जिसका श्रेय कहीं ना कहीं जो भारतीय निशानेबाज हैं उनको जाता है। 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन टीम इवेंट में स्वर्ण पदक भारतीय टीम ने यहाँ पे हासिल किया। और साथ ही साथ जो अलग अलग खिलाड़ी हैं, 10 मीटर पिस्टल में पलक ने स्वर्ण पदक जीता है।
और वहीं अगर 50 मीटर राइफल इवेंट में ऐश्वर्या, स्वप्निल, अखिल की बात करें तो इसकी तिगड़ी ने भी कमाल कर दिखाया है। तो न सिर्फ स्वर्ण बल्कि रजत पदक भी 10 मीटर एयर पिस्टल टीम में स्पर्धा में रजत पदक जीता है। तो हमने जैसा आपको बताया कि लगातार दमदार प्रदर्शन जो है वो नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 10 मीटर एयर पिस्टल महिला टीम स्पर्धा में रजत पदक जीतने पर भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी है और उन्होंने कहा है कि एशियाई खेलों में 10 मीटर एयर पिस्टल महिला टीम स्पर्धा में रजत पदक जीतने पर दिव्या थरिगोल, ईशा सिंह और पलक को बधाई। भविष्य के लिए उनकी शुभकामनाएं। उनकी सफलता कई उभरते खिलाड़ियों को प्रेरित करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी शुभकामनाएं दी हैं इन प्रतिभावान खिलाड़ियों को जिन्होंने पदक हासिल किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स के जरिए शुभकामनाएं अपनी दी इन विजेता खिलाड़ियों को। पीएम ने सभी विजेता खिलाड़ियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पर पीएम ने कहा कि एक शानदार जीत, प्रतिष्ठित स्वर्ण और एक विश्व रिकॉर्ड, बधाई हो। एशियाई खेलों में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3P टीम स्पर्धा में विजयी होने के लिए स्वप्निल कुसाले, ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर और अखिल शरण को बधाई उन्होंने दी है। उन्होंने असाधारण दृढ़ संकल्प और टीम वर्क दिखाया है। तो लगातार आपको हम बता रहे थे किस तरीके से जो बधाइयों को बताता है वो भी लग रहा है। प्रधानमंत्री खुद हर स्तर पर हमने देखा है किस तरीके से खिलाड़ियों को प्रोत्साहित वो करते हैं। एशियाई खेलों में निशानेबाजी प्रतियोगिताओं की अगर हम बात करें तो भारतीय निशानेबाजों का शानदार प्रदर्शन अभी तक नजर आया है। आज महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में भारतीय निशानेबाजों ने स्वर्ण और रजत पदक अपने नाम कर लिया। इस प्रतियोगिता में पलक ने स्वर्ण पदक पर अपना निशाना साधा तो वहीं 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में ही भारत की ईशा सिंह ने रजत पदक पर निशाना लगाया। इस प्रतियोगिता में तीसरे स्थान पर पाकिस्तानी निशानेबाज रही। 19वें एशियाई खेलों में आज दिन की शुरुआत स्वर्ण पदक के साथ हुई। भारत की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन टीम इवेंट में भारतीय टीम ने स्वर्ण पदक जीतने में सफलता हासिल की। भारत के ऐश्वर्या प्रताप, स्वप्निल कुसाले और अखिल की जोड़ी ने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन टीम इवेंट में स्वर्ण पदक जीता। साथ ही पदक तालिका जो है उसमें आप देख सकते हैं खेलों में जब आज अगर बात की जाए तो रजत पदक भी भारतीय पदक तालिका में जुड़ा। भारत को 10 मीटर एयर पिस्टल में रजत पदक हासिल हुआ और अभी तक अगर देखा जाए तो आप देख सकते हैं जो किस तरीके से भारतीय खिलाड़ी हैं उन्होंने यहाँ प्रदर्शन किया है। खासतौर से ईशा, दिव्या और पलक की तिगड़ी ने 10 मीटर एयर पिस्टल टीम स्पर्धा में रजत पदक पर निशाना साधा। एशियाई खेलों के इस संस्करण में निशानेबाजी में ये 14वां पदक है। एशियन गेम्स में खेले गए टेनिस स्पर्धा में भारतीय पुरुष जोड़ी को रजत पदक से संतोष करना पड़ा। पुरुष युगल मुकाबले में रामकुमार रामनाथन और साकेत माइनेनी की जोड़ी को फाइनल मुकाबले में चीनी ताइपे की जोड़ी के हाथों आप बता दें करीब यहाँ पे हार का सामना करना पड़ा। 19वें एशियाई खेलों में महिलाओं की 20 किलोमीटर माफ कीजिए इस इवेंट में भारत की प्रियंका गोस्वामी 5वें स्थान पर रहीं। प्रियंका ने 1 घंटे 43 मिनट और 7 सेकंड के समय के साथ रेस में 5वां स्थान हासिल किया। वहीं दूसरी ओर अगर बात की जाए तो पुरुषों की 20 किलोमीटर रेस वॉक में भी भारत के विकास सिंह ने 5वां स्थान हासिल किया। 5वें स्थान के लिए 1 घंटा 27 मिनट 33 सेकंड का समय लिया। तो लगातार भारतीय खिलाड़ियों का जो प्रदर्शन है वो और यहाँ बेहतर नजर आ रहा है। दबदबा सभी खिलाड़ियों का और खासतौर से एथलीट्स की अगर बात की जाए जिसमें भारत को और भी ज़्यादा उम्मीदें हैं जो के जरिए जो पदक तालिका है उसमें इजाफा हो सकता है। और आइए इस पर और ज़्यादा बातचीत के लिए रुख कर लेते हैं हमारे सहयोगी गौरव का जो कि चीन के हंगझू से इस वक्त जुड़े हुए हैं। गौरव, जानना चाहेंगे आपसे लगातार खासतौर से पदक तालिका जो है
हमने उसमें देखा कि इजाफा जो है वो लगातार हो रहा है। गौरव, आपके पास हम लौट कर आएंगे, लेकिन उससे पहले अगर खासतौर से बात की जाए, क्योंकि एथलेटिक्स अगर जो इवेंट हम देखें, क्योंकि इस बार एक बड़ा दल जो है वो पूरे भारत का नेतृत्व यहाँ पे कर रहा है, और उसी में जो हमारे खासतौर से एथलेटिक्स की टीम की अगर बात की जाए तो उनसे ज़्यादा उम्मीद है। लेकिन चीन में चल रहे 19वें एशियन गेम्स में रिदम सांगवान ने मनु भाकर और ईशा सिंह के साथ 25 मीटर पिस्टल टीम इवेंट में शानदार खेल दिखाते हुए स्वर्ण पदक जीतने में सफलता हासिल की। इस कामयाबी के बाद ये रिदम सांगवान सुर्खियों में है। हर कोई उनके बारे में जानने को उत्सुक है। ऐसे में चीन के होंगझू में मौजूद हमारे संवाददाता गौरव कुमार ने रिदम सांगवान से खास बातचीत की। 19वें एशियन गेम्स में भारतीय निशानेबाजों के क्या कहने, और इस वक्त हमारे साथ रिदम सांगवान हैं जिन्होंने 25 मीटर पिस्टल इवेंट के टीम इवेंट में गोल्ड मेडल जीता। रिदम, आप लोग की रिदम जो थी वो 25 मीटर टीम इवेंट में बिल्कुल अचूक रही, क्या कहेंगी? बहुत अच्छा लग रहा है कि अपने टीम को और अपने कंट्री को, अपने देश को प्राउड करके बहुत अच्छा लग रहा है। देश के लिए गोल्ड जीतना बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, जब इस तरह के मंच पे आकर के अपने फ्लैग को ऊंचा जाते हुए देखना और इस कंडीशंस के बीच में अपने देश को एक मेडल दिलाना, वो भी गोल्ड मेडल, ये अंदर से किस तरह की एक फीलिंग देता है एज एन एथलीट? अंदर से बहुत अच्छी फीलिंग, आप इमोशनल हो जाते हैं। वो जब तिरंगा ऊपर उठता है तो आप बहुत इमोशनल हो जाते हैं, एंड आपको लगता है कि आपकी वजह से और आपकी टीम की वजह से देश का इतना नाम रोशन हो रहा है, तो बहुत अच्छा फील होता है। अच्छा, इसके लिए किस तरह की तैयारी कर रखी थी आपने? क्योंकि जाहिर तौर पर एशियन गेम्स एक बड़ी प्रतियोगिता है, तो जाहिर तौर पर एक तैयारी का कहीं ना कहीं एक सिस्टम रहता है, उसको थोड़ा सा बताइए कैसे की यहाँ तक कैसे की तैयारी जो थी? सब प्लेयर्स तैयारी करते हैं और शूटिंग करी थी बस, और यहाँ आके भी शूटिंग कर दी, बस इतनी तैयारी थी सर। वुमेन्स एथलीट जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा, एक कहना चाहिए, इन एशियाई खेलों में लगातार अपने आप को एक नए सिरे से सामने रख रही हैं। इस चीज़ को एक आप कैसे लेती हैं? जैसे वुमेन्स एम्पावरमेंट, आई थिंक इट्स बहुत अच्छी चीज़ है कि लेडीज़ को, वुमेन्स को स्पोर्ट्स में और ज़्यादा भाग लेना चाहिए, जिससे स्पोर्ट्स और ग्रो करे और वुमेन एम्पावरमेंट और ग्रो करे। अच्छा, हमने देखा था कि मैच के दौरान चाइनीज़ जो ओपोनेंट थे उनसे काफ़ी करीबी मुकाबला था आप लोग का, तो अब यहाँ पर तो जीत हासिल हो गई है, लेकिन यहाँ से जब आगे बढ़ते हैं, वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स में जाते हैं या फिर शूटिंग के अपने जो वर्ल्ड कप्स होते हैं उसमें जाते हैं, या फिर फाइनली जो ओलंपिक है, तो कितनी चीज़ें जो हैं वहाँ पे जाकर बदल जाती हैं? प्लेयर्स तो यही होते हैं। प्लेयर्स अब एशिया के प्लेयर्स हैं, एशियन गेम्स में एशिया के प्लेयर्स हैं, वर्ल्ड कप्स, वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स में सारे देशों के प्लेयर्स आते हैं। बट एक्चुअली हमें तो शूटिंग ही करनी होती है, हम ये ध्यान नहीं देते कि कौन प्लेयर्स आ रहे हैं, कौन नहीं आ रहे हैं। हम सिर्फ अपना गेम खेलते हैं, जो कि हम कर सकते हैं, बस वही करते हैं। और किस तरह की अभी जो हेल्प चल रही हैं, जिस तरह से ग्राउंड लेवल पे आपको भारत की सरकार की तरफ से जिस तरह की हेल्प मिल रही है, उसको कैसे देखती हैं? सबसे पहले फेडरेशन, NRI की तरफ से, फिर साई की तरफ से, टॉप्स की तरफ से, और सारी सपोर्टिंग खेलो इंडिया, ये सारी स्कीमें, तो ये सारी स्कीमें बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं कि स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने की, और यंग बच्चों को भी या टैलेंट को भी, यंग हो या ना हो, टैलेंट को ढूंढने की और उन्हें एम्पावर करने की बहुत हेल्प करते हैं। चलिए, आपकी बात की बहुत बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर हेल्पिंग मिलती है एक, क्योंकि ज़मीनी स्तर पर जब आपको इस तरह की सुविधाएं मिलती हैं तो उसका कहीं ना कहीं फ़ायदा जो होता है वो इस मंच पर आकर के मिलता है, और इस बात को ये एथलीट भी मानती हैं। हांगझू से मैं गौरव कुमार, DD न्यूज़ के लिए। तो हमारे सहयोगी गौरव बात कर रहे थे रिदम से, और एक बार आइए हम यहाँ रुक कर लेते हैं गौरव का ही, जो हमारे साथ फोनलाइन के जरिए जुड़ चुके हैं। गौरव, जानना चाहेंगे आपसे, अगर पदक तालिका की बात की जाए, लगातार उसमें इजाफा हो रहा है और एक अलग ही रिदम हम कह सकते हैं जो भारतीय खिलाड़ियों का इस बार नजर आ रहा है यहाँ पर। जाहिर तौर पर इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जिस तरह हर दिन मेडल्स आ रहे हैं और कहना चाहिए कि गोल्ड मेडल की संख्या जो है वो भी बढ़ती जाती है। अब तक 8 गोल्ड मेडल हो चुके हैं, और लास्ट टाइम के अगर एक्सपीरियंस को देखें तो तब 16 गोल्ड जो थे तब आए थे। तो ऐसे में उम्मीद की जा सकती है इसमें लगातार बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, और इसी तरह से जो है वो लगातार आगे ये जो कारवां है वो बढ़ता रहेगा। गौरव, खासतौर से अब देखें कि जो इस बार अभी और जो प्रतियोगिताएं चल रही हैं, प्रतिस्पर्धाएं हैं, और किस तरीके से जो हमारी पदक तालिका है वो उसमें इजाफा होगा उनसे?
देखिए, अगर उम्मीद की जाए तो सबसे ज्यादा उम्मीद जो है वो कहीं ना कहीं एथलेटिक्स से है, क्योंकि एथलेटिक्स में नीरज चोपड़ा है, वहां पर एक बड़े चेहरे के तौर पर वो सामने है। इसके अलावा जतिन एल्ड्रिन है, शैली सिंह है, मुरली श्रीशंकर है। ये वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने आप को कई बार साबित किया है। इस इवेंट के अलावा अगर बात की जाए तो अभी फिलहाल स्क्वैश में वुमेन्स टीम इवेंट का जो है वो मुकाबला चल रहा है, और उसमें काफी ज्यादा उम्मीदें जो है वो अनाहत सिंह और जोशना चनप्पा और तानवी खन्ना से रहेगी, क्योंकि ये तीनों खिलाड़ी जो है वो काफी मंजी हुई खिलाड़ी हैं और इन्होंने बहुत शानदार तरीके से अपने आप को लगातार सामने रखती आई हैं, ये तीनों अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी। तो ऐसे में स्क्वैश से भी एक बेहतरीन तस्वीर जो है वो बनती हुई दिखाई दे रही है। आगे चलें तो रेसलिंग है। रेसलिंग से हम जानते हैं कि कई बार पदक जो है वो कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स और यहाँ तक कि ओलंपिक में कई बार जो भारतीय पहलवान है वो देश का मान जो है वो बढ़ा चुके हैं। तो ऐसे में एक बार फिर से रेसलिंग की जब प्रतियोगिताएं स्टार्ट होंगी तो यहाँ से मेडल की जो बारिश है वो हम कह सकते हैं कि उसकी पूरी जो संभावना है वो होती हुई नजर आएगी। तो ये वो खेल है जहां पर हमें मेडल्स जो है वो मिलते रहे हैं, लेकिन ये देखने लायक रहेगा कि इस बार जो मेडल्स की संख्या है वो कितनी आगे तक जाती है। क्योंकि उदाहरण के तौर पर देखें तो जिस तरह से निशानेबाजी में हमने पिछली बार 9 मेडल हासिल किए थे, लेकिन अब निशानेबाजी जो है वो अगर इस बार की परफॉर्मेंस को देखें तो 9 का आंकड़ा जो है वो कहीं पीछे छूट चुका है। तो जाहिर तौर पर इस तरह से हम लगातार जिन खेलों में हम मजे हुए हैं उनमें हम लगातार बेहतरीन कर रहे हैं, और जिन जो नए खेल हैं उनमें भी खुद को मजबूती के साथ सामने ला रहे हैं। तो ये बात दर्शाती है कि आप जो है वो हर एशियन गेम्स के साथ कितने आप अपने आप को हर खेलों में कितना निखार रहे हैं, हर खेलों में कितना आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि जो मंजे हुए खेल हैं उनमें तो आप अपने आप को लगातार सामने रख ही रहे हैं, लेकिन जिस तरह से आपने बात की कि अपने पिछले दिनों देखा कि किस तरह से रोइंग में, सेलिंग में और एक स्टेडियम के खेल में हमने मेडल्स जीते, और किस स्टेडियम में 41 साल के बाद गोल्ड मेडल हमने हासिल किया। कल हमने इंडिविजुअल में ब्रॉन्ज मेडल जो हासिल किया वो अनुष अग्रवाला ने जो जीता ब्रॉन्ज मेडल एक स्टेडियम में, वो भी 37 साल के बाद ये रहा मौका। बिल्कुल, यानी बेहतर प्रदर्शन जो है वो भारतीय खिलाड़ियों का नजर आ रहा है 19वें एशियाई खेलों में। फिलहाल गौरव, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोबारा आपके साथ अपडेट्स के साथ हम जुड़ेंगे, बताएंगे किस तरीके से लगातार जो भारतीय पद तालिका है उसमें इजाफा हो रहा है, और लगातार ये जो कहीं ना कहीं खिलाड़ी हैं इनका भी मानना कि जिस तरीके से खेलो इंडिया की बात की जाए या तमाम साई के द्वारा जो जिस तरह के इवेंट देश में आयोजित किए जा रहे हैं तो उसके ज़रिए काफ़ी मदद जो है उनको मिलती है अपने प्रदर्शन को सुधारने में, अपनी परफॉर्मेंस को और ज़्यादा बेहतर करने के लिए। और यही वजह है क्योंकि खेलेगा इंडिया तो जीतेगा इंडिया, इसको सार्थक करते हुए तमाम यहाँ पे जो भारतीय खिलाड़ी हैं एशियन गेम्स में जो हिस्सा लेने पहुँचे हैं, किस तरीके से लगातार कोशिश में जुटे हुए हैं और पूरी उनकी जो मेहनत है वो रंग लाती यहाँ नज़र आ रही है, जिसका जो सीधा फ़ायदा है वो हम देख सकते हैं, और उसी वजह से जो पदक तालिका है हमारी उसमें भी इजाफा हो रहा है। वहीं खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने एशियाई खेलों में पदक जीत कर लौटे खिलाड़ियों का अभिनंदन भी किया। खेल मंत्री ने 30 खिलाड़ियों को सम्मानित किया, इनमें राइफल शूटिंग, रोइंग के खिलाड़ी और महिला क्रिकेट टीम शामिल रही। हरमनप्रीत कौर के नेतृत्व में महिला क्रिकेट टीम ने एशियाई खेलों में ऐतिहासिक स्वर्ण पदक हासिल किया, जिससे पूरे देश ने गर्व महसूस किया। इसके साथ ही भारत के रोइंग में 2 रजत और 3 कांस्य के साथ कुल 5 पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ाया। निशानेबाजी में भारत की राइफल, शॉटगन और पिस्टल टीमों ने कई पदक जीते और ये सिलसिला भी आज भी जारी रहा। मुझे लगता है जो एक प्रयास प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, जिसमें बोर्डिंग, लॉजिंग, ट्रेनिंग सारा खर्च भारत सरकार देश विदेश का वहन करती है, और एलीट एथलीट को 6 लाख रुपया जेब खर्च अलग से देती है। डेवलपमेंट एथलीट का भी बोर्डिंग, लॉजिंग, ट्रेनिंग भारत सरकार वहन करती है और 3 लाख रुपया जेब खर्च देती है। खेलो इंडिया एथलीट जो है एक्रेडिटेड अकेडमीज में है, उनके लिए भी 5 लाख रुपया उनकी ट्रेनिंग, बोर्डिंग, लॉजिंग पर और 1,20,000 रुपये उनको अलग से जेब खर्च देती है। ऐसे 3,000 खिलाड़ी खेलो इंडिया एथलीट्स एक्रेडिटेड अकेडमीज में ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो ये थी अब तक की एशियाई खेलों की अपडेट, यानी अभी तक जो भी हुआ है एशियाई खेलों में उसकी जानकारी हमने आपको दी। खबर
खबरों में आगे बढ़ते हैं। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 में आज से वार्म अप मैचों की शुरुआत होगी। टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही कुल 10 टीमें दो वार्म अप मैच खेलेंगी। वार्म अप मैचों के पहले दिन आज 3 मुकाबले होंगे। बांग्लादेश और श्रीलंका की टीम गुवाहाटी में आमने सामने होगी। वहीं दक्षिण अफ्रीका की टीम अपने पहले वार्म अप मैच में अफगानिस्तान से भिड़ेगी। आज तीसरा वार्म अप मैच न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच खेला जाएगा। भारतीय टीम 30 सितंबर को अपना पहला और 3 अक्टूबर को अपना दूसरा वार्म अप मैच खेलेगी। वनडे वर्ल्ड कप 2023 के लिए भारतीय टीम में एक और बड़ा बदलाव किया गया है। इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट के लिए आर अश्विन की भारतीय टीम में इंजर्ड अक्षर पटेल की जगह एंट्री हुई। आर अश्विन ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज में शानदार प्रदर्शन किया था और माना जा रहा है कि इस वर्ल्ड कप में भारतीय धरती पर काफ़ी प्रभावशाली अश्विन साबित हो सकते हैं। और फिलहाल न्यूज़ एट 10 में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए डीडी न्यूज़ पर। थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर, थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर, थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर। माननीय प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में और देश के जाने माने लोगों के साथ स्वच्छता की इस मुहिम में योगदान करें। एक साथ मिलकर करते हैं साफ अपने गली और मोहल्ले को। पूजा घरों से लेकर विद्यालय तक, रेलवे स्टेशन से लेकर सड़कों तक अपनी धरोहरों का मान बढ़ाते हैं। कचरे से पर्यावरण को बचाते हैं, स्वच्छता से समृद्धि लाते हैं। 1 तारीख को अपने घर के आसपास होने वाले स्वच्छता के कार्यक्रमों की जानकारी और उसमें भाग लेने के लिए स्वच्छताहीसेवा.com पर जाएं और #स्वच्छ भारत के साथ अपने फोटो और वीडियोस अपलोड करें ताकि पूरा देश बने स्वच्छ। और यही तो होगी 2 अक्टूबर पर गांधी जी को हमारी सच्ची श्रद्धांजलि। 1 अक्टूबर को 1 घंटे के लिए सुबह 10 बजे से स्वच्छता के लिए करें श्रमदान। बहुत हार्ड वर्क करते हो, मेरी तरह स्मार्ट वर्क करो। क्यों? लॉटरी लगी है? लॉटरी समझो, शेयर मार्केट की एक मस्त स्कीम में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, गारंटीड हाई रिटर्न्स आएंगे। आपके गारंटीड हाई रिटर्न्स कोई करण अर्जुन नहीं है जो जरूर आएंगे। मतलब? बाबा, शेयर मार्केट में जोखिम होता है, कोई भी गारंटीड हाई रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता, ये गैर कानूनी है। अच्छा? हाँ। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। चाची कल्याण भव, सुखी भव और सबसे जरूरी आशीर्वाद आयुष्मान भव। वो तो मोदी सरकार सबको दे रही है। देश के धनी आदमी जिस प्रकार से आरोग्य की सेवा प्राप्त कर सकते हैं, अब मेरे देश के गरीब को भी वही सेवाएं उपलब्ध होनी चाहिए। शुरू हो रहा है आयुष्मान भव अभियान 17 सितंबर से। आयुष्मान आपके द्वार का तीसरा चरण। मोबाइल से ही बन जाएगा आयुष्मान कार्ड। आयुष्मान मेला आयोजन, जहां कई बीमारियों की होगी मुफ्त जांच और इलाज। अंगदान शपथ पंजीकरण, जिससे हमारे बाद भी किसी और को मिले जीवन। रक्तदान शिविर और आयुष्मान सभा का आयोजन। इन सुविधाओं का लाभ उठाने नजदीकी आयुष्मान हेल्थ और वेलनेस सेंटर पर जाएं। अब होगा जन जन आयुष्मान। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत न्यूज़ एट 10 में। और आइए अब बात करते हैं कावेरी नदी को लेकर हुए विवाद से। दरअसल तमिलनाडु को कावेरी जल छोड़े जाने के विरोध में आज राज्यव्यापी कर्नाटक बंद बुलाया गया है। कई स्कूलों और कॉलेजों की छुट्टी की घोषणा की गई है और बंद के प्रति एकजुटता दिखाते हुए ओला और उबर जैसी कैब सेवाएं भी निलंबित रहेंगी। होटल, थिएटर, मॉल सब बंद रहेंगे। राज्य में सिर्फ आपात सेवाएं आज चालू रहेंगी। कर्नाटक के पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षक आलोक मोहन के अनुसार किसानों और कन्नड़ समर्थक संगठनों के राज्यव्यापी बंद के आह्वान के मद्देनजर दक्षिण कर्नाटक के जिलों में पुलिस की ज्यादा तैनाती की गई है। एहतियात के पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। 6 से अधिक रैपिड एक्शन फोर्स कंपनी केंद्र सरकार की ओर से राज्य में भेजी गई हैं। वहीं राजधानी बेंगलुरु की बात करें तो शहर में आधी रात से धारा 144 लागू कर दी गई। कावेरी नदी का पानी तमिलनाडु को दिए जाने से कर्नाटक के किसान संगठन और कन्नड़ संस्थान में सरकार के खिलाफ नाराजगी है।
बीजेपी और जेडीएस भी कांग्रेस की राज्य सरकार के खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रही है। हालांकि मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है। आज के बंद को कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री का भी समर्थन हासिल है। इन सब के बीच कर्नाटक की सरकार कह रही है कि ऐसे मामलों में राजनीति नहीं होनी चाहिए। और इस पर और अधिक जानकारी के लिए बेंगलुरु से हमारे साथ आयशा खानम जुड़ चुकी हैं। आयशा, जानना चाहेंगे आपसे, जिस तरीके से आज बंद का भी आह्वान किया गया है, ऐसे में किस तरीके की जो प्रतिक्रियाएं हैं वो नजर आ रही हैं? क्योंकि फिर चाहे किसान समूह जो हैं उनकी बात की जाए या कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री भी इसके समर्थन में अब है। जी हाँ, देखिए आज कर्नाटक बंद का आयोजन हुआ है और पिछले 15-16 दिन के अंदर ये तीसरा बंद है और ये जो है लोगों पर बहुत बड़ा असर करता हुआ नजर आ रहा है, बहुत बड़ा बोझ नजर आ रहा है। और आज का जो कर्नाटक बंद है हम देख सकते हैं हद तक मिला जुला असर नजर आ रहा है। ये एयरपोर्ट रोड है और यहाँ पर सरकारी बस चल रही है, लेकिन ओला ये सर्विसेज है, प्राइवेट सर्विसेज ये बंद है, होटल बंद है, कैडेट्स बंद रखे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री ने बंद का साथ देने का ऐलान किया है। तो ये कर्नाटक के लोगों के लिए बहुत ही बड़ा बल मिलने वाली बात है, क्योंकि कन्नड़ा संगठनों ने जो बंद का आयोजन किया है उनके नजरिए से देखा जाए तो कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री अगर इस बंद का साथ दे रही है तो ये बंद शाम तक कामयाब होता हुआ नजर आएगा। लेकिन खास बात यह है कि जैसा कि मैं बताया पिछले 16 दिनों में तीसरा बंद है। ऐसे में आर्थिक नुकसान की अगर हम बात करें तो बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान लोगों को झेलना पड़ रहा है। लेकिन दूसरी बात यह है कि कावेरी नदी के पानी के बंटवारे को लेकर जो मामला हमेशा से भावनाओं को लेकर यहाँ पर भड़कता रहा है, उस तरह की भावनाएं आज भी नजर आ रही हैं और लोग खासकर किसान ये चाहते हैं कि कर्नाटक से एक खतरा पानी भी तमिलनाडु को ना छोड़ा जाए। क्योंकि हालांकि सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के निर्देश के तहत कर्नाटक को अब भी हर रोज 3000 क्यूसेक पानी छोड़ना है, लेकिन कर्नाटक उस स्थिति में नहीं है क्योंकि पानी डैम्स में खत्म हो चुका है और मानसून के फेलियर के चलते पानी की कमी है। अगर पानी तमिलनाडु को लगातार छोड़ा जाता है तो बैंगलोर खासकर जो मैसूर बेसिन रीजन है ये रह जाएगा और यहाँ पर पीने के पानी की किल्लत हो जाएगी। ऐसे में कर्नाटक सरकार को ये अपनी तरफ से ये फैक्ट्स रखना बेहद जरूरी है कि कैसे कर्नाटक में भी पानी और मानसून की कमी के चलते मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। तो यही वजह है कि बीजेपी और विपक्ष ने मिलकर कर्नाटक सरकार पर दबाव बनाया है और कह रही है कि कर्नाटक सरकार नींद से जागे। महज इस तरह के बंद के लिए कर्नाटक सरकार सुरक्षा का आयोजन कर दिया और कहीं ना कहीं आयोजकों को ये कह दिया कि शांतिपूर्ण बंद रखिएगा, तो ऐसे इन तरीके से बात नहीं बनेगी। बीजेपी ने लगातार सरकार को नींद से जगाने के लिए भी प्रदर्शन किया है और कह रही है कि सरकार कहीं ना कहीं पूरे मामले को सुलझाने में असफल रही है। तो अब सिद्धरामैया और डीके शिवकुमार को इस मामले को कर्नाटक तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के साथ मिलकर इसका कोई राजनीतिक हल भी निकालना बेहद जरूरी है। जी आयशा, और जिस तरीके से कावेरी बेसिन रिजर्वेयर की आपने भी यहाँ जिक्र किया कि जो पानी का स्तर है वो काफी कम है, स्टोरेज जो है वो काफी कम बची है, और ऐसे में ये जो बात है शायद कर्नाटक सरकार से छिपी नहीं होगी, लेकिन इसके बावजूद क्या किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया इस बंद के बाद सरकार की तरफ से आई है? सरकार भी यही कह रही है कि लगातार कोशिशें की जा रही है कि कोर्ट के सामने ये तमाम फैक्ट्स रखे जाए। देखिए, सरकार अगर इस मामले में कुछ भी गलती करती है, कुछ भी चूक करती है तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है और इस निर्देश के तहत सरकार को पानी रिलीज करना है। तो ऐसे में सरकार यही कोशिश कर रही है कि वो दोबारा से अपनी अपील दोबारा से कोर्ट के सामने पेश करें, कावेरी वाटर रेगुलेटिंग कमेटी के सामने पेश करें और बताएं कि किस तरह से जो डैम्स में स्तर है, कर्नाटक की KRS डैम में जो इस समय स्तर है, ये तमाम चीजें फैक्ट्स कावेरी वाटर रेगुलेटिंग कमेटी के सामने रखा जाए। तो ऐसे में सरकार यही कह रही है कि फिलहाल पानी छोड़ने में वो असमर्थ है, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं इस तरह के बंद का समर्थन करते हुए भी नजर आ रही है, क्योंकि सरकार को लोगों की भावनाओं की ज्यादा चिंता है, जबकि वो खुद इस मामले में कोर्ट में बेहतर दलील पेश करके इस मामले को सुलझा सकती है। जी। और सबसे बड़ी गलती विपक्ष की नजरिए पे है कि कर्नाटक सरकार
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री से बातचीत करने के लिए अभी तक आगे नहीं आई। अभी तक दोनों मुख्यमंत्री, हालांकि दोनों मुख्यमंत्री INDI के अलायंस में जो गठबंधन है, इसमें दोनों मुख्यमंत्री दोस्त हैं, गठित दल है, लेकिन जब कावेरी का मुद्दा आता है तो दोनों ने अभी तक इस मसले पर बात नहीं की है। अगर दोनों मुख्यमंत्री इस मसले पर बात करते हैं तो कहीं न कहीं इस तरह के बंद, इस तरह की जो भड़कीली भावनाएं हैं, इस पर काबू पा सकते हैं और इस मसले का शांतिपूर्ण तरीके से हल निकाला जा सकता है। जी आयशा, यानी कहा जा सकता है कर्नाटक सरकार भले ही दूसरों को हिदायत दे रही है कि इस मामले पर राजनीति ना की जाए, लेकिन वो खुद ही शायद इस तरह की भूमिका में यहाँ नजर आ रही है। जैसा आपने कहा कि अब अगर आपके बेहतर संबंध है तो शायद एक समाधान निकाला जा सकता था, लेकिन अभी तक स्थिति वही है। जी बिल्कुल। अक्सर तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच ये बंद जब इस तरह से कावेरी नदी के पानी के बंटवारे को लेकर मुद्दा सामने आता है तो दोनों बातचीत भी करते हैं, बातचीत से हल भी निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस समय जबकि दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री आपस में गठबंधन में एकजुट है, एक साथ है और वो कहते हैं कि वो एनडीए को टक्कर देने के लिए तैयार है, तो यहाँ पर जब पानी को लेकर समस्या है, जब लोग यहाँ पर पानी की कमी की वजह से मुश्किलों का सामना कर रहे हैं और बंद की वजह से लोगों का करोड़ों का नुकसान हो रहा है, ऐसे में दोनों मुख्यमंत्री अभी तक आगे नहीं आए हैं और ना ही एक दूसरे को फोन पर भी इस संपर्क किया है कि इस तरह की जो स्थिति है, इस तरह की जो मांग है, कर्नाटक के मुख्यमंत्री तमिलनाडु के मुख्यमंत्री से बातचीत करके ये कह सकते हैं कि यहाँ पर ये स्टेटस है, अपने किसानों को समझा सकते हैं कि यहाँ पर पानी नहीं छोड़ा जा सकता, तो ये भी मुख्यमंत्री करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कर्नाटक में कांग्रेस सरकार की विफलता पर बीजेपी लगातार यही कह रही है कि कांग्रेस सरकार को नींद से जगाना बेहद जरूरी है और इसी को लेकर बीजेपी और जेडीएस ने मिलकर कर्नाटक सरकार पर दबाव बनाया है और लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आयशा फिलहाल आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो कर्नाटक में आज जो एक बंद की घोषणा की गई थी वो काफ़ी इस तरह की परिस्थिति वहाँ नजर भी आ रही है। लगातार कावेरी नदी विवाद को लेकर जो मामला है वो और तूल पकड़ता जा रहा है, लेकिन कर्नाटक सरकार है जैसा कि विपक्ष का कहना है कि अभी तक नींद से नहीं जाग रही है। और न्यूज़ 10 में आइए एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। एशियाई खेलों में आज छठे दिन भारत के खाते में आए 2 गोल्ड और 3 सिल्वर मेडल। 10 मीटर एयर पिस्टल में पलक को स्वर्ण और ईशा को रजत। वहीं ऐश्वर्या स्वप्निल अखिल की तिगड़ी ने विश्व रिकॉर्ड के साथ 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन टीम इवेंट में स्वर्ण पर लगाया निशाना। टेनिस में भी भारत का एशियाई खेलों में दिखा जलवा। पुरुष युगल में रामनाथन और साकेत की जोड़ी ने जीता रजत पदक। महिला निशानेबाजी में भी ईशा पलक दिव्या की तिगड़ी को मिला रजत। भारत के खाते में अब कुल 30 पदक। प्रधानमंत्री ने विजयी खिलाड़ियों को दी बधाई। कावेरी जल विवाद पर बेंगलुरु में हिरासत में लिए गए कई प्रदर्शनकारी। कर्नाटक बंद के कारण आज स्कूल कॉलेजों में छुट्टी, लेकिन आपात सेवाएं चालू। बंद के समर्थन में उतरी भाजपा और जेडीएस समेत कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के नेतृत्व में चुनाव आयोग का दल आज से 3 दिन के राजस्थान दौरे पर आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों की करेगा समीक्षा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अमेरिकी समकक्ष एंटनी ब्लिंकन से वाशिंगटन में की मुलाकात। वैश्विक महत्व समेत कई व्यापक मुद्दों पर की चर्चा। 2+2 बैठक की तैयारी हुई शुरू। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज एक दिन के बिहार दौरे पर। नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षकों और छात्रों के साथ करेंगे संवाद। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए निर्वाचन आयोग का उच्च स्तरीय दल आज जयपुर पहुंच रहा है। ये दल 3 दिनों तक राज्य में चुनाव तैयारियों का जायजा लेगा। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार, चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल और आयोग के शीर्ष अधिकारी 1 अक्टूबर तक जयपुर में रहेंगे। चुनाव आयोग का दल आज मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेगा। इसके बाद आयोग राज्य में पुलिस, आयकर, उत्पाद शुल्क, परिवहन, वाणिज्यिक कर और कुछ अन्य विभाग के नोडल अधिकारियों से विस्तार से चर्चा करेगा।
कल चुनाव तैयारियों में संबंध में राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राज्य पुलिस और केंद्रीय पुलिस बल के नोडल अधिकारियों की ओर से आयोग के समक्ष प्रस्तुतिकरण दिया जाएगा। इसके बाद जिला निर्वाचन अधिकारियों, पुलिस महानिरीक्षकों, जिला पुलिस अधीक्षकों और चुनाव से जुड़े अधिकारियों के साथ बैठक कर चुनाव पूर्व तैयारियों का जायजा लेंगे। दौरे के आखिरी दिन 1 अक्टूबर को मुख्य चुनाव आयुक्त और आयुक्तगण, मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक के साथ बैठक में विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। वहीं मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बहुजन समाज पार्टी ने उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है। पिछले विधानसभा चुनाव में भिंड से बसपा की टिकट पर जीते संजीव कुशवाहा का टिकट कट गया है। उनकी जगह स्वर्णवर्ग के रक्षपाल सिंह कुशवाहा को मौका दिया गया है। संजीव कुशवाहा राज्यसभा चुनाव के पहले भाजपा के पाले में आ गए थे, हालांकि अभी वह बसपा के विधायक हैं। दूसरी सूची में 6 नए उम्मीदवार हैं, जबकि 3 इसके पहले भी विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बीजेपी सांसद रमेश पिथौड़ी के खिलाफ शिकायतों को विशेषाधिकार समिति को भेज दिया है। संसद के विशेष सत्र के दौरान लोकसभा में बीजेपी सांसद ने बीएसपी सदस्य दानिश अली के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल किया था, जिसके बाद उनके खिलाफ शिकायतें दर्ज की गई थी। वहीं दानिश अली के ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी कर पिथौड़ी को उकसाने वाली शिकायत को भी समिति को भेजा गया है। 11 सांसदों ने स्पीकर को पत्र लिखा था कि दानिश अली ने पिथौड़ी को उकसाया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज एक दिवसीय दौरे पर बिहार जाएंगे। उपराष्ट्रपति आज राजगीर स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षकों और छात्रों के साथ संवाद करेंगे। उपराष्ट्रपति बनने के बाद श्री धनखड़ का ये पहला बिहार दौरा है। देश भर में समाज के सभी वर्गों के साथ संवाद के कार्यक्रम के तहत उपराष्ट्रपति नालंदा विश्वविद्यालय के छात्रों के साथ यह बातचीत करेंगे। बातचीत के दौरान 32 देशों के छात्र अलग अलग मुद्दों पर अपने विचार साझा करेंगे। इससे पहले अपने दौरे के क्रम में उपराष्ट्रपति सुबह गया जाएंगे। वे गया में चल रहे विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेले में अपने पूर्वजों की याद में विष्णुपद मंदिर में तर्पण करेंगे। प्रधानमंत्री कल 30 सितंबर को देश में आकांक्षी ब्लॉकों के लिए सप्ताह भर चलने वाले विशिष्ट कार्यक्रम संकल्प सप्ताह का शुभारंभ करेंगे। इसके उद्घाटन कार्यक्रम के लिए दिल्ली स्थित भारत मंडपम को चुना गया है। उद्घाटन कार्यक्रम में भारत मंडपम में देश भर से लगभग 3000 पंचायत और ब्लॉक स्तर के जनप्रतिनिधि और पदाधिकारी भाग लेंगे। इसके अलावा ब्लॉक और पंचायत स्तर के पदाधिकारियों, किसानों और अन्य क्षेत्रों के व्यक्तियों सहित लगभग 2 लाख लोग कार्यक्रम से वर्चुअल रूप से जुड़ेंगे। संकल्प सप्ताह सभी 500 आकांक्षी ब्लॉकों में मनाया जाएगा। 3 अक्टूबर से शुरू होकर 9 अक्टूबर तक मनाए जाने वाले संकल्प सप्ताह में हर दिन के लिए एक विशेष थीम है, जिस पर सभी आकांक्षी ब्लॉक काम करेंगे। पहले 6 दिनों की थीम में संपूर्ण स्वास्थ्य, सुपोषित परिवार, स्वच्छता, कृषि, शिक्षा और समृद्धि दिवस शामिल हैं। सप्ताह के अंतिम दिन यानी 9 अक्टूबर को पूरे सप्ताह के दौरान किए गए कार्यों का संकल्प सप्ताह समावेश समारोह उत्सव के रूप में मनाया जाएगा। और बात फिल्म फेस्ट की, आज से 1 अक्टूबर तक उज्बेकिस्तान के ताशकंद में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव शुरू हो रहा है। इसमें सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। इसमें भागीदारी का उद्देश्य सिनेमाई साझेदारी बनाना, कार्यक्रमों का आदान प्रदान करना, फिल्म निर्माण को बढ़ावा देना और संस्कृतियों के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करना है। पर्ल ऑफ द सिल्क रोड के नाम से प्रसिद्ध ताशकंद अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की शुरुआत 1968 में हुई थी। उज्बेकिस्तान और भारत के संबंधों की जड़ें इतिहास में बहुत गहरी हैं। ताशकंद अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भारत की भागीदारी सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा दी गई थीम भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन पर आधारित है। महोत्सव के मंच का उपयोग इस वर्ष के 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव को बढ़ावा देने के लिए भी किया जाएगा, जो 20 से 28 नवंबर तक गोवा में होगा। भारत में अफगानिस्तान दूतावास ने कथित तौर पर सूचित किया है कि वह यहां पर अपनी गतिविधियां बंद कर रहा है और भारत सरकार इसकी प्रामाणिकता की जांच कर रही है। सूत्रों ने बताया कि यह पिछले कई महीनों से राजदूत के भारत से बाहर रहने और कथित तौर पर शरण प्राप्त करने के बाद राजनयिकों के तीसरे देशों में जाने के साथ साथ दूतावास कर्मियों के बीच अंदरूनी कलह की खबरों के संदर्भ में है।
सूत्रों ने कहा है कि इस खबर की प्रामाणिकता की जांच की जा रही है। अफगानिस्तान दूतावास में फरीद महमूदीजे राजदूत थे और ऐसा कहा जा रहा है कि वे इस समय लंदन में हैं। आपको बता दें कि वो अभी अफगानिस्तान की पिछली अशरफ गनी सरकार ने उनको नियुक्त किया था और अगस्त 2021 में तालिबान की सत्ता पर काबिज होने के बाद भी वे राजदूत के रूप में काम कर रहे थे। अफगानिस्तान के दूतावास ने इस बारे में तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से वाशिंगटन डीसी में मुलाकात की। एस जयशंकर ने मुलाकात पर खुशी जताते हुए कहा कि बैठक के दौरान वैश्विक विकास सहित कई विषयों पर चर्चा हुई, जिसमें बहुत जल्द होने वाली 2+2 बैठक की तैयारियों पर भी चर्चा की गई। दोनों देशों के शीर्ष मंत्रियों की यह बैठक वैश्विक परिदृश्य में काफी अहम मानी जा रही है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अमेरिका भारत रणनीतिक साझेदारी फोरम के कार्यक्रम में भी भाग लिया, जिसमें महत्वपूर्ण और उभरती तकनीक पर भारत अमेरिका सहयोग सहित आपूर्ति श्रृंखला पर चर्चा हुई। कार्यक्रम में विदेश मंत्री ने कहा कि हमारा सहयोग हर दिन के साथ अधिक संभावनाएं प्रदान कर रहा है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कैथरीन टाई से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने व्यापार और आर्थिक सहयोग सहित तमाम विषयों पर चर्चा की। इसके साथ ही द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के तरीकों पर भी गहन चर्चा हुई। विदेश मंत्री ने वाशिंगटन डीसी में थिंक टैंक कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम में दुनिया भर में हो रहे बदलावों और भारत की बढ़ती भूमिका पर चर्चा हुई। इस दौरान विदेश मंत्री ने कांग्रेस के सदस्य और थिंक टैंक प्रमुख से भी मुलाकात की। इसके साथ ही प्रशासनिक अधिकारियों और उद्योगपतियों से भी मुलाकात की। उन्होंने कहा कि ये मुलाकात भारत अमेरिका संबंधों को मजबूत बनाए रखती है। भारत में रूसी संघ के उप व्यापार आयुक्त एवगेनी ग्रीवा ने भारत और रूस के संबंधों पर बात की। उन्होंने कहा कि हम रूस में भारतीय निर्यात को बढ़ाने में काफी रुचि रखते हैं और हम इसके लिए वास्तविक संभावना को देखते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि हम रूस और भारत के बीच रिश्ते और दोस्ती को आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं। Can fix a growing turnover between two countries and widening trade relationship. Mostly, as you know, due to newspapers in oil and gas sphere, coal supply from Russia, fertilizers, but we hope to widen a range of products to be supplied to Indian market. And besides that, definitely, we are very interested in increasing Indian export to Russia, and we see a real potential for this. जीएसटी परिषद की ओर से ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और घुड़दौड़ पर 28% जीएसटी लगने वाले फैसले के लिए केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड यानी कि सीबीआईसी तैयार है। सीबीआईसी के अध्यक्ष संजय अग्रवाल ने इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हम इसे 1 अक्टूबर से लागू करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। जीएसटी परिषद की पिछली बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार संबंधित अधिसूचनाएं प्रक्रियाधीन है। हाल ही में लोकसभा में जीएसटी कानून में संशोधन पारित होने के बाद अब सभी राज्यों की सर्वसम्मति लेनी जरूरी है। साथ ही उन्होंने बताया कि इस कानून को सभी राज्यों की विधानसभा से पारित कर 30 सितंबर तक अध्यादेश जारी करना होगा। हिंद महासागर के भारतीय सीमा क्षेत्र से किसी दूसरे देश के युद्धपोत या जहाज का गुजरना अब नामुमकिन है। हिंद महासागर में चीनी नौसेना की बढ़ती गतिविधियों को देखते हुए भारत ने भी अपनी तैयारियां मजबूत कर ली हैं। भारतीय नौसेना के एक वरिष्ठ अधिकारी कैप्टन अजेंद्र कांत सिंह ने बताया कि भारतीय नौसेना के P-8I एंटी सबमरीन और सर्विलांस वाले विमानों की नज़र से बचकर किसी देश का युद्धपोत या पोत हिंद महासागर से गुजर नहीं सकता। P-8I को भारतीय नौसेना के लिए एक निर्णायक विमान के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इसने लद्दाख सेक्टर में ऊंचाई वाले क्षेत्रों से निगरानी के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सरकार ने पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत 51,700 करोड़ रुपए की 6 और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। पीएम गतिशक्ति के तहत हुई नेटवर्किंग प्लानिंग ग्रुप की 56वीं बैठक में प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिनमें से 4 सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से संबंधित हैं। बयान में कहा गया है कि इस परियोजना
में गुजरात और महाराष्ट्र में नवसारी, नासिक और अहमदनगर जिलों को कवर करने वाली पहली ग्रीनफील्ड सड़क परियोजना है। इससे क्षेत्र में पर्यटन क्षेत्र को भी लाभ होगा और उस्मानाबाद जैसे महत्वाकांक्षी जिले जुड़ेंगे। दूसरी परियोजना गुजरात में ग्रीनफील्ड विकास भी है, जिसमें बनासकांठा, पाटन, महसाणा, गांधीनगर और अहमदाबाद शामिल हैं। जबकि तीसरी सड़क परियोजना बिहार में स्थित है और इसमें भारतमाला परियोजना के तहत पटना, आरा, सासाराम गलियारे को 4 लेन का बनाना शामिल है। बैठक में मंजूरी दी गई है चौथी सड़क परियोजना की, जिसमें उत्तर प्रदेश में ये स्थित है और इसका उद्देश्य मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच अंतर्राज्यीय कनेक्टिविटी में सुधार करना है। स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित हथियार प्रणालियों को बढ़ावा देने के प्रयास के तहत सेना ने भारतीय कंपनियों से 400 होवित्जर तोपें खरीदने के लिए रक्षा मंत्रालय को एक प्रस्ताव भेजा है। इस खरीद पर 6,500 करोड़ रुपए से अधिक का खर्च आएगा। भारतीय सेना ने पहले ही 307 खींचकर ले जा सकने वाली अत्याधुनिक तोपों AT-AGM से खरीदने के साथ साथ माउंटेन गन सिस्टम के लिए एक टेंडर जारी कर दिया है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने गुवाहाटी में कटमरेन जहाज़ों का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने गुवाहाटी के लाचित घाट में 10 कटमरेन जहाज़ों, 3 टग नौकाओं और 1 खोजी और बचाव जहाज को हरी झंडी दिखाई। भारत कनाडा के बीच जारी राजनयिक विवाद में भारत ने कनाडा को उसी की भाषा में जवाब दिया है। अब कनाडा के सुर बदलते दिख रहे हैं। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि कनाडा अभी भी भारत के साथ संबंध मजबूत करने के लिए समर्पित है। जस्टिन ट्रूडो ने यह भी माना कि भारत एक बढ़ती आर्थिक ताकत है और उसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। कनाडा के मॉन्ट्रियल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कनाडा के प्रधानमंत्री ने कहा कि वे मानते हैं कि कनाडा और इसके सहयोगियों के भारत के साथ संबंध मजबूत करना बेहद अहम है। दुनिया के विभिन्न मंचों पर भी भारत को अहमियत दी जा रही है। ट्रूडो ने कहा कि भारत भू राजनीतिक रूप से भी बेहद अहम है। हमारी हिंद प्रशांत महासागर की रणनीति के लिए भी भारत काफ़ी अहम है, इसलिए भारत के साथ संबंध मजबूत करने के लिए बहुत गंभीर हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि यूक्रेन के रूस के कब्जे वाले हिस्सों में इस महीने हुए चुनाव रूस में पूर्ण एकीकरण की दिशा में अहम कदम है। रूस के नियंत्रण में दोनेत्स्क, लुहांग, खेरसान और ज़ेपोरिज़िया में चुनाव को यूक्रेन द्वारा अवैध घोषित किया गया था। पुतिन ने नए चुने गए गवर्नरों की बैठक में हाल ही में चुनावों का जिक्र करते हुए उन्हें निष्पक्ष बताया। फ्रांस के रक्षा मंत्री सेबेस्टियन लेकॉर्नु ने यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से कीव में मुलाकात की। मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं ने संयुक्त हथियार उत्पादन और सर्दियों से पहले यूक्रेन की हवाई सुरक्षा को मजबूत करने पर चर्चा की। ज़ेलेंस्की ने कहा कि वे सैन्य सहायता के लिए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के आभारी हैं। पिछले 1 महीने से गायब चल रही चीनी रक्षा मंत्री को लेकर पहली बार सार्वजनिक रूप से प्रतिक्रिया सामने आई है। हालांकि रक्षा मंत्रालय की ओर से इस पर अभी कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया है। चीनी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि उन्हें रक्षा मंत्री के बारे में कोई जानकारी नहीं है। रक्षा मंत्रालय के सूचना अधिकारी कर्नल कियान एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे, जिस दौरान उनसे पूछा गया कि क्या रक्षा मंत्री ली शांगफू के खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच चल रही है और क्या वह अभी भी रक्षा मंत्री हैं। इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि आपने जिस स्थिति के बारे में सवाल पूछा है मैं उसके बारे में नहीं जानता हूं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के खिलाफ महाभियोग की जांच का नेतृत्व कर रहे रिपब्लिक ने बाइडेन पर अपने परिवार के सदस्यों के व्यापारिक सौदों के बारे में झूठ बोलने का आरोप लगाया है। रिपब्लिकन के नेतृत्व वाली हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ओवरसाइट कमेटी द्वारा महाभियोग की सुनवाई में बाइडेन के बेटे हंटर बाइडेन के वित्तीय संबंधों के बारे में कोई नई जानकारी सामने नहीं आई है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चरमपंथी MAGA समर्थकों को लोकतंत्र के लिए खतरा बताते हुए चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि इस बात का उदाहरण
ट्रंप द्वारा 6 जनवरी 2021 में यूएस कैपिटल पर हमला है। बाइडेन ने अपने संबोधन में 2008 के रिपब्लिकन राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार दिवंगत जॉन मैकेन की विरासत को भी याद किया। बाइडेन और मैकेन गहरे राजनीतिक मतभेदों के बावजूद दोस्त बने रहे। वहीं अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें आए दिन बढ़ती जा रही हैं। अमेरिका की एक अदालत ने ट्रंप की याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने सिविल ट्रायल को टालने की मांग की थी। हाल ही में न्यायाधीश ने पूर्व राष्ट्रपति को धोखाधड़ी के मामले में सजा सुनाई थी कि ट्रंप की संपत्तियां छीन ली जाएं। ट्रंप के वकीलों का कहना है कि वे इस फैसले के खिलाफ अपील करेंगे। अमेरिका में इस समय शटडाउन की चर्चा काफी हो रही है। आने वाली 30 सितंबर की मध्यरात्रि तक अगर डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन के बीच अल्पकालिक खर्च बिल पर सहमति नहीं बनी तो अमेरिका में शटडाउन की स्थिति लागू हो जाएगी। अमेरिकी सरकार शटडाउन की वो स्थिति है जब सरकार एजेंसियों और सरकारी कामकाज के लिए पर्याप्त फंडिंग पास करने में असमर्थ हो जाती है। इस बीच अमेरिकी सीनेट ने एक अल्पकालिक व्यय विधेयक का अनावरण किया है, जिसमें यूक्रेन के लिए 6 बिलियन अमेरिकी डॉलर और अमेरिकी आपदा राहत के लिए 6 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्रदान किया जाएगा। अमेरिका के हाउस स्पीकर केविन मैकार्थी ने कहा कि सरकार का शटडाउन लगभग अपरिहार्य लग रहा है। इस बीच सदन ने विभिन्न एजेंसियों को वित्त पोषित करने वाले वार्षिक व्यय विधेयकों से 4 पर अपना मत दिया। उन्होंने इस उम्मीद में वोट किए हैं कि इसमें रिपब्लिकन को सदन द्वारा तैयार किए गए निरंतर प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए प्रेरित किया जा सकेगा। वहीं हाउस स्पीकर केविन मैकार्थी ने शटडाउन को टालने वाली योजना पर सीनेट स्पिनिंग बिल को खारिज कर दिया। नीदरलैंड के बंदरगाह शहर रॉटरडैम में गोलाबारी की 2 घटनाओं में 3 लोग मारे गए। पुलिस के अनुसार हमलावर रॉटरडैम का रहने वाला 32 साल का छात्र था। उसने सबसे पहले एक अपार्टमेंट में 39 वर्षीय महिला की गोली मारकर हत्या कर दी और उसकी 14 वर्षीय बेटी को गंभीर रूप से घायल कर दिया। इसके बाद वह पास के इरास्मस मेडिकल सेंटर गया और अकादमिक अस्पताल के 46 वर्षीय शिक्षक की हत्या कर दी। हमलावर बंदूकधारी को अस्पताल में गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन पहचान उजागर नहीं की गई है। गोलाबारी के कारणों का अभी तक इसकी जांच जो है फिलहाल जारी है। वहीं पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी और पूर्व प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इस्लामाबाद की एक अदालत ने तोशाखाना मामले में जरदारी और गिलानी को 24 अक्टूबर को अपने समक्ष पेश होने के लिए समन जारी किया है। यह समन 2008 से 2013 तक पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की सरकार के दौरान फर्जी बैंक खातों और सरकारी उपहार भंडार के कथित गलत इस्तेमाल से संबंधित मामलों में उनकी संलिप्तता के संबंध में जारी किया गया है, जिसे तोशाखाना के नाम से जाना जाता है। आज विश्व हृदय दिवस है। हृदय को स्वस्थ रखने के लिए आहार कैसा हो और सही पोषण हृदय के लिए कैसे सहायक है, किस तरीके से ये हो सकता है, कितना लाभ इसके जरिए हमें मिलेगा और कैसे, क्योंकि पोषण माह भी इस बारे में जानना जरूरी। तो आइए इस पर और जानकारी के लिए देखते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। लेकिन मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। सेहतमंद रहने के लिए आवश्यक है हृदय का स्वस्थ होना। हृदय को स्वस्थ रखने में कई कारकों का योगदान होता है। व्यायाम, वजन नियंत्रित रखना, तनाव को कम रखना और खान पान, ये सभी कारक निर्धारित करते हैं कि हृदय का स्वास्थ्य कैसा होगा। इनमें सही पोषण और संतुलित आहार बेहद महत्वपूर्ण है। असंतुलित खान पान हृदय की सेहत को प्रभावित करता है और हृदय रोग का कारण बनता है। हेल्दी हार्ट के लिए एक हेल्दी डाइट होना बहुत जरूरी है। हेल्दी डाइट की बात करें तो हमारी डाइट ऐसी होनी चाहिए जिसमें गुड क्वांटिटी, अच्छी क्वांटिटी में प्रोटीन्स होने चाहिए, जो काफ़ी मात्रा में इसका सोर्स आपका प्लांट बेस्ड होना चाहिए। आपकी डाइट में फैट, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम होनी चाहिए और कैलोरीज जितनी लेनी चाहिए आपको, जितनी आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट हो। अकॉर्डिंग जितना भी आप एक्सर्शन कर रहे हैं या जो भी आपका लाइफस्टाइल है उसके अकॉर्डिंग आपको अपने कैलोरी इंटेक रखना चाहिए। जो आप जंक फूड लेते हैं, फ्राइड फूड लेते हैं या ऑयली फूड लेते हैं या बेकरी प्रोडक्ट्स लेते हैं, इन सबको आपको अवॉइड करना चाहिए। जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं या सिंपल शुगर्स होती हैं, जैसे स्वीटनर्स होते हैं या मिठाइयाँ होती हैं, इसका सेवन आपको कम से कम मात्रा में करना चाहिए। डेयरी प्रोडक्ट्स आपको कम लेने चाहिए, अगर ले तो टोन्ड मिल्क हो, ऐसा आप ले सकते हैं।
आपकी डाइट में सॉल्ट का इंटेक कम होना चाहिए ताकि आपका बीपी कंट्रोल में रहे। अगर आप पूरे दिन में 2 से 4 सर्विंग्स लेते हैं फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की, तो ये आपकी हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। सही खान पान न लेना हृदय के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। असंतुलित भोजन के सेवन से कोलेस्ट्रॉल का संतुलन बिगड़ता है, HDL यानी अच्छा कोलेस्ट्रॉल कम होता है और LDL यानी बुरे कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ जाता है, जिसके कई दुष्प्रभाव होते हैं। अधिक वसा और तेल युक्त भोजन के सेवन से रक्त वाहिनियों में प्लाक एकत्रित होने लगते हैं। हृदय धमनियों में अवरोध से हृदयाघात का खतरा भी बढ़ जाता है। जो भी आप ऑयल यूज करते हैं उस ऑयल को आपको कम से कम क्वांटिटी में यूज करना है और कोशिश करें उसको रिपीटेडली आप बॉईल ना करें। तो उससे क्या होगा कि जब रिपीटेड ऑयल बॉईल होता है तो उसमें आपका ट्रांस फैटी एसिड्स या जो फैटी एसिड्स ऐसे वाले होते हैं जो आपकी हार्ट डिजीज को प्रोन बनाते हैं या वर्सन करते हैं, उसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है, मात्रा बढ़ जाती है। तो आपके ओवन बेस या माइक्रोवेव बेस्ड चीज़ें आती हैं उसमें भी ये चीज़ें काफ़ी जगह डेवलप होती है, स्पेशली ट्रांस फैटी एसिड्स या फैटी एसिड या ट्राइग्लिसराइड्स। तो इसका भी सेवन आपको कम से कम करना है। अगर आप अपना हेल्दी डाइट रखेंगे, अपना हेल्दी लाइफस्टाइल रखेंगे तो चांसेस हैं आपको हार्ट डिजीज आने के चांसेस कम रहेंगे और आप अपने लेवल पे उसका प्रिवेंशन कर सकते हैं। हृदय की सही देखभाल करें। अपने हृदय को स्वस्थ रखने के लिए स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं और पौष्टिक व संतुलित आहार लें। किरण भारद्वाज, DD न्यूज।